Hello and welcome to Physics Learning in Cytometrics। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट that enters the other medium changes at the interface of two media. This phenomena is called refraction of light। यानी कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, कैसे? ऑब्लिकली एट एन एंगल बिटवीन 0 to 90। तो क्या होता है, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है या हम कहते हैं वो बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट जो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास। अगर रे ऐसे आ रही है सीधी, तो क्या होगा, वो सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर जो रे है वो ऑब्लिकली आ रही है, यानी कि किसी एंगल पे आ रही है ऐसे, तो क्या होगा, जब ये इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी, इंटरफेस मींस बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो जब ये इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी, इसके बाद से आगे बढ़ने में ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी ऐसे, या तो ये इधर बेंड हो जाती है या ये इधर बेंड हो जाती है जब ये मीडियम 1 से 2 में आती है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन? इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है और स्पीड चेंज होने की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है या उसमें से या अपनी डायरेक्शन से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कि आपकी एक कार जो है, आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि स्मूथ रोड पे ट्रैवल कर रही है। आप एक कार में मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है इसकी? v1। स्मूथ रोड पे तो अच्छी वेलोसिटी हो जाती है। अब आगे जाके क्या है, ये जो है रोड खराब है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ब्रोकन रोड है या मड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मड में जो स्पीड होगी इसकी, वो क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, हम देखते हैं। ये कार यहाँ से यहाँ तक आती है, जब ये इस पोजीशन पे आ गई है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं इसके जो 2 व्हील्स हैं, 1 और 2, शुरू फ्रंट के 2 व्हील्स, उनमें से ये व्हील जो है 1, इसको अब आगे मड में जाना है, और ये 2 व्हील है, इसको अभी सड़क पे ही रहना है, अभी इसमें मड में आने में टाइम लगेगा। तो क्या है, ये सेकेंड व्हील की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और उतने ही टाइम में ये वाला व्हील तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये मड में आ गया है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो अब हमारी कार की डायरेक्शन जो है थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। पहले ये ऐसे मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, अब थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो दिस बेंडिंग ऑफ ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो इसी तरह से जो लाइट की रे है, उसको भी हम एक्सटेंडेड सोर्स की तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन तो होती नहीं है, एक्सटेंडेड सोर्स ही होता है एक्चुअली में। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसकी स्पीड चेंज होने की वजह से वो बेंड हो जाती है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो हम इसकी जो है क्लियर पिक्चर देख पाएंगे कि ये रे किस तरह से बेंड होती है, और तभी अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। The frequency of light remains same in different media, hence its wavelength changes। अगर फर्स्ट मीडियम में इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, सेकेंड में लाइट की वेलोसिटी v2 है, और वेलोसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या चेंज होगा? इसकी वेवलेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ये λ1 है तो ये λ2 हो जाएगी। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी क्या होगी? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज हो जाएगी। देन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना है, ये भी कुछ लॉज से गवर्न होती है। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के हमने 2 लॉज पढ़े थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं जो कि स्नेल ने दिए थे। क्या है वो लॉज? पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फिगर में हम देख रहे हैं, ये एक ग्लास का स्लैब है
और बाहर यहाँ पर एयर है, तो एयर फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे ग्लास जो है वो सेकेंड मीडियम है। ये एक इंसिडेंट रे यानी कि लाइट की रे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है एयर से ग्लास की तरफ, और ये O पॉइंट पे जो है ग्लास को स्ट्राइक करती है। तो O पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब O पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो इस लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो ग्लास के अंदर जाएगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो ऐसे जाने की बजाय, स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो जो ग्लास में इसका जो पाथ है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये दोनों इस प्लेन में है, हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ द पेपर में। ठीक है, तो ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये भी इसी प्लेन में होगी, यानी कि प्लेन ऑफ द पेपर में ही होगी, ये जो है किसी और प्लेन में नहीं हो सकती, तीनों सेम प्लेन में होंगे। देन सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर इन एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। अगर हम जो है इसका इंसिडेंस चेंज भी कर दें, मान लीजिए हमने ये एक रे ली है जो कि I1 एंगल पे जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में, तो ये जो है ऐसे बेंड हो गई है, यानी कि ये R1 है। और हमने यही मीडियम लिए हैं 1 और 2, और हमने जो है इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I2 है। तो अब क्या होगा? इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये R2। ठीक है, लेकिन इनका रेशियो सेम रहेगा, यानी कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। और ये जो है कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं N21 से, और क्या बोलते हैं इसको? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमने मीडियम 1 और मीडियम 2 क्या लिया है, ने एयर लिया है, ग्लास लिया है, वाटर लिया है या कुछ और लिया है, उन पर डिपेंड करता है। तो एक पर्टिकुलर पेयर के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये जो हम लाइट यूज कर रहे हैं इसकी वेवलेंथ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो भी इसकी वैल्यू उतनी ही आती है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाता है। देन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन किया है इसको हम स्पीड ऑफ प्रोपगेशन से भी लिंक कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। कैसे लिंक करेंगे? द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको अभी हमने N21 से लिखा था। इसको हम कैसे लिखेंगे? N21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसी तरह से अगर हम इसका ऑपोजिट लें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम इसको लिखेंगे N12, और इसको हम स्पीड के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? N12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो क्या बोलते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने दो मीडियम लिए हैं और उनका हम निकाल रहे हैं उनके बीच का साइन का रेशियो या स्पीड्स का रेशियो, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हम मीडियम 1 को वैक्यूम या एयर ले लें, जो हमने पहला मीडियम लिया है उसको हमने एयर ले लिया या वैक्यूम ले लिया, सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो जो हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का? विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। तो इस केस में इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि अब हम जो है सिर्फ NM लिख दिया हमने, M मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
किसके इक्वल है? स्पीड, हमने फर्स्ट मीडियम को, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम था उसको हमने एयर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, c अपॉन v। यानी कि अगर हम फर्स्ट मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लें, यानी किसी भी जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकालें तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम निकालते हैं देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं, कैसे? ये v1 अपॉन v2 है, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन v2, और ये c अपॉन v1, इतना लिख सकते हैं। और c अपॉन v2 क्या हो गया अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो हम n21 को ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. In the same way, this can be written as c upon v1 or c upon v2, or we can write n1 upon n2, just इसका रिवर्स है ये। फर्दर इसको हम किस में लिख सकते हैं? वेवलेंथ के टर्म्स में। हमको मालूम है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो n21 है इसको हमने लिखा है v1 अपॉन v2, v1 को लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, और इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, मीडियम में सेम रहती है, तो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सिमिलरली n21 कैन बी रिटन एज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो इनको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के रेशियो में या हम इसको जो है स्पीड्स के रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये इंसिडेंट रे है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ जा रही है। ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम ये इंटरफेस है मीडियम, दोनों मीडिया की, तो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस इज नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखें, इसको हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, और n2 कितना है 1.5, n1 कितना है 1, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। और n21 को हम साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन i अपॉन साइन r, दिस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? I इज ग्रेटर देन R, और I इज ग्रेटर देन R का क्या मतलब है? ये एंगल I है, अगर हम इस रे को यहाँ प्रोड्यूस कर दें तो ये पूरा एंगल I बनेगा, और R इससे कम है, यानी कि ये रे जो है इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, किधर? नॉर्मल की तरफ। तो ऐसे केस में अगर n21 ज़्यादा है 1 से, तो R की वैल्यू I से कम होती है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इन मीडियम को हम कैसे बोलते हैं? मीडियम सेकंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर एंड द फर्स्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर। इसको बोलेंगे हम रेयर मीडियम है, एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम, ठीक है। सेकेंड केस इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसमें जो रे है ये फर्स्ट मीडियम, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, और सेकेंड मीडियम जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ जा रही है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस केस में अगर हम n21 निकालें तो n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, इट इज लेस देन 1। इसका मतलब है साइन i अपॉन साइन r इज लेस देन 1, इट मीन्स i इज लेस देन r। तो ये i एंगल है, तो ये रे को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें तो ये एंगल i होता, लेकिन r जो है उससे बड़ा है, इसका मतलब रे नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस केस में जब n21 की वैल्यू 1 से कम होती है तो r जो है वो I से बड़ा हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या मतलब है इसका? जब जो रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है तो वो नॉर्मल के अवे चली जाती है, और अगर रेयर से डेंसर में मूव करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसमें जो हमने रेयर और डेंसर यूज किया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी।
रेयरर है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, डेंसर है इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है। इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है मास डेंसिटी से। मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने पढ़ा है ये m/v। तो ये पॉसिबल है कि मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में बी लेस देन दैट ऑफ एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जरूरी नहीं है कि किसी मीडियम की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम भी हो सकती है उसकी। जैसे कि मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन की मास डेंसिटी कम होती है, किससे? पानी से, बट ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर। अगर हम ऑप्टिक्स के टर्म्स में देखें तो टर्पेंटाइन को हम डेंसर बोलेंगे और वाटर को रेयर बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर। लेकिन अगर हम मास डेंसिटी के टर्म में देखें तो टर्पेंटाइन जो है वो पानी से हल्का होता है या उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ऑप्टिक्स में जब भी हम रेयर और डेंसर मीडियम यूज कर रहे हैं दैट इज रेफर टू ऑप्टिकल डेंसिटी। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फिगर में देख रहे हैं आप, एक ग्लास स्लैब है ABCD। तो हमें स्टडी करना है कि जब लाइट इस ग्लास स्लैब पे जाएगी तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। ये एक लाइट की रे दिखाई दे रही है हमको, जो कि एयर से ग्लास की तरफ जा रही है और O पॉइंट पर आकर मिलती है। इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। O पॉइंट पे अब ये एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, तो O पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल खींचें, किसके नॉर्मल खींचें? AD के। AD क्या है? इंटरफेस है ये सेपरेट कर रही है एयर को और ग्लास को। ये लाइन खींचेंगे तो दिस इज नॉर्मल। ये एंगल कितना है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो जब ये एयर से ग्लास में जाएगी, यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये रे इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगी और यहाँ पर जाके दूसरी फेस BC को स्ट्राइक करती है। किस पॉइंट पे? O' पॉइंट पे। तो O' पॉइंट पे क्या होगा? फिर इसके आगे जो है अब इसका मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये ग्लास से एयर में जा रही है। तो O' पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, किसके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? BC के। BC इज द इंटरफेस सेपरेटिंग एयर एंड ग्लास। तो अब ये रे जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये इस तरफ को मुड़ जाती है। अब ये रे क्योंकि ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है तो इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ग्लास स्लैब में जब रे एंटर करती है तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। फॉर द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट 2 इंटरफेसेस। 2 इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक इंटरफेस AD पे हो रहा है, किस पॉइंट पे? O पॉइंट पर, और दूसरा जो है BC इंटरफेस पे हो रहा है O' पॉइंट पर। एयर ग्लास एंड ग्लास एयर। It is easily seen that R2 is equal to I1। ये R2 कौन सा है? ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले के लिए I1 लिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। सेकेंड केस में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 लिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू I1। कैसे प्रूव करेंगे ये? अगर हम पहले O पॉइंट पे देखते हैं, O पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एयर से ग्लास में जा रही है। एयर को हमने फर्स्ट मीडियम ले लिया, ग्लास को सेकंड मीडियम ले लिया है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम O' पॉइंट पे देखें, ये तो O पॉइंट पे आ गया आपके पास। अब अगर हम O' पॉइंट पे देखें तो O' पॉइंट पर ये जो रे किससे जा रही है? सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। तो जो एंगल्स का रेशियो होगा यानी कि साइन I2 अपॉन साइन R2, ये कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, क्योंकि सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है। या हम इसको लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम V1 अपॉन V2 लिखें तो वो कितना होगा? फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो साइन I1 अपॉन साइन R1। सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे तो साइन R2
अपॉन साइन I2, क्योंकि ये V2 अपॉन V1 है, रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो O डैश लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है और एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस को दो को कट कर रही है। इट मीन्स I2 इज इक्वल टू R1। कैसे एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स। इट मीन्स I2 इज इक्वल टू R1, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। और इससे क्या पता चलता है कि R2 इज इक्वल टू I1, यानी कि ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। और ये एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जब ग्लास स्लैब में से रे एंटर करके बाहर निकलती है तो इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। बट देयर इज इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट। ये हम देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जा रही है, और जो इमर्जेंट रे थी वो हमारी इसी के पैरेलल जा रही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। कैसे डिफाइन करेंगे लैटरल शिफ्ट को? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है that is called lateral shift। अब अगर N21 को हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और N12 को लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से? इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? N12 इंटू N21 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हम लिख सकते हैं N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21। ठीक है। इसी तरह से अगर N32 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, then we can write N32 is equal to N31 into N12। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको एक्सपेंड करें N32 को तो क्या लिखेंगे? N3 अपॉन N2। और N31 को लिखें तो क्या लिखेंगे हम? N3 अपॉन N1। N12 को लिखेंगे तो N1 अपॉन N2। ये N1 कैंसिल हो जाएगा, so we get N32 is equal to N31 into N12। इसमें N31 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो नेक्स्ट है एपरेंट डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक, यानी कि कोई वाटर टैंक है या हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी हमको डेप्थ जो है कम दिखाई देती है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके। अगर एक पानी का ग्लास है, उसमें नीचे कॉइन पड़ा है तो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या हम उसमें एक पेंसिल या पेन डाल देते हैं तो वो भी हमको बेंड हुई दिखाई देती है। क्यों होता है ये सब कुछ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि किस तरह से जो है वाटर टैंक की डेप्थ हमको कम दिखाई देती है। ये हमने एक वाटर टैंक लिया है और इसमें जो है ये वाटर कुछ हाइट तक है। कितनी हाइट तक है? H2 हाइट तक, यानी कि इसकी डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ H2 है। अब ये जो बॉटम का पॉइंट O है, अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से या यहाँ से देखेगा तो उसको बॉटम का पॉइंट O की बजाय किसी और पॉइंट पर दिखाई देगा जहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज बना के देखते हैं। हमको दो रेस चाहिए। पहली रे हमने ली है जो कि सीधी जा रही है, O से सीधी जा रही है, यानी कि ये इंटरफेस है एयर वाटर इंटरफेस, इस पर परपेंडिकुलर जा रही है। तो इसमें जो है क्या होगा? ये सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। दूसरी रे जो कि ऑब्लिकली जा रही है, ये ऑब्लिकली जा रही है किसी एंगल पे, तो जब ये इस पॉइंट को स्ट्राइक करेगी, इसको अगर हमने N ले लिया है और इसको M ले लिया है, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि ये कैसे मूव करेगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और ये रे जा रही है वाटर से एयर में, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो क्या होगा? नॉर्मल के अवे जाएगी, नॉर्मल के से दूर बेंड हो जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मिलेंगी वही जो है O की इमेज होगी। अब इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके नहीं मिलेंगी, इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है।
तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर ओ डैश पे मिल जाती है ये। तो ओ डैश जो है ये इस ओ की इमेज है, यानी कि हमको ये जो डेप्थ H2 थी वो हमें कितनी दिखाई देगी, इतनी डेप्थ दिखाई देगी इसकी, हमें कम डेप्थ अपीयर होगी, इसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ जो अपीयर हो रही है। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है ये निकालते हैं। ये जो ON है ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इधर ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है और एक ये नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में और पैरेलल हैं, और ये जो ON है ये एक ट्रांसवर्सल है, जो इंसिडेंट रे है वो इन ट्रांसवर्सल की तरह कट कर रही है इनको, तो ये एंगल I है, तो ये एंगल भी I होगा। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे है O'(n) ये भी इसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल की तरह इन पैरेलल लाइंस को, और ये एंगल R है, तो ये एंगल भी R होगा। कैसे एंगल्स हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम साइन I और साइन R की वैल्यू निकालते हैं इन ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल MON क्या मिलता है हमको, साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज MN अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ON, MN अपॉन ON। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं MO'(n), इससे हमको मिलेगा साइन R। साइन R की वैल्यू कितनी आएगी, MN अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज है O'(n). ठीक है, अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें किस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मीन्स साइन I अपॉन साइन R शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम लिख सकते हैं साइन I की जगह क्या लिखेंगे, MN अपॉन ON, और साइन R की जगह MN अपॉन O'(n). इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या है हमारे पास, एयर, और फर्स्ट मीडियम क्या है, वाटर। ठीक है, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये MN कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू ON अपॉन O'(n). कितना मिलेगा हमको, ON अपॉन O'(n). अब ये अगर N और M ये क्लोज हैं, या हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो स्मॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, M की जगह N और N की जगह N को हम M से प्रेस कर सकते हैं, तो OM अपॉन O'(m). OM क्या है इसकी, OM दैट इज H2 रियल डेप्थ, और ये जो O'(m) है दैट इज H1। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसकी जो है एपरेंट डेप्थ कितनी होगी वाटर टैंक की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किस कारण से होता है ये, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या होता है ये एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज मतलब सन हमको थोड़ा सा पहले दिख जाता है, डिलेड सनसेट यानी कि सन जो है सनसेट होने के बाद भी हमको दिखाई देता है। सन इज विजिबल टू अस 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. Why? Because of the atmospheric refraction. और actual sunrise या sunset से क्या मतलब है, crossing of the horizon by the sun. Suppose this is the earth and this is the actual position of the sun. यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो ये horizon है, ठीक है। ये सनराइज या सनसेट कभी भी ले सकते हैं हम। ये जो सन है होराइजन से नीचे है, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो होराइजन से नीचे है, लेकिन क्या हो रहा है हमको फिर भी ये दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, इससे जो लाइट जा रही है ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में, जब ये इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो वैक्यूम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.00029।
थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यानी कि वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। तो क्या होगा, थोड़ी सी ये बेंड हो जाती है, और बेंड हो जाती है तो हमको ये जो लाइट है यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, यानी कि हमको सन की पोजीशन जो है यहाँ दिखाई देती है। एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमको यहाँ पर ये अपीयर होता है, यानी कि होराइजन से ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमको जो है सन एक्चुअल सनराइज से थोड़ा सा पहले और सनसेट के थोड़ा सा बाद, कितना अबाउट 2 मिनट्स तक हमको ये दिखाई देता रहता है। इसी तरह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो बिल्कुल गोल ना दिखाई दे के थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है, ऐसे गोल ना दिखाई दे के थोड़ा सा हल्का सा फ्लैटन हो जाता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और ये होराइजन। ये सन जो है ये सनराइज की पोजीशन है, सन अभी राइज नहीं हुआ है, थोड़ा सा नीचे है, फिर भी हमको दिख रहा है। इसी तरह से सन सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी उस जो है वो थोड़ी देर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। जो हमको स्टार्स रात को जो है ट्विंकल करते हुए, फ्लिकर करते हुए, यानी कि उनकी जो लाइट है वो ब्राइट और डिम होती रहती है, वो हमें क्यों दिखाई देता है? दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। कैसे? ये जो है ऑब्जर्वर है यहाँ पर, जो कि अर्थ पे खड़ा हुआ है, ये एक स्टार है, और स्टार की लाइट जो है इस पाथ में ट्रेवल कर रही है ऑब्जर्वर्स की तरफ। तो जब ये एटमॉस्फेयर को एंटर करेगी, दिस इज द एटमॉस्फेयर, सेम केस जैसे कि सन की लाइट आ रही थी, वैसे स्टार की लाइट जब आ रही है एटमॉस्फेयर को एंटर कर रही है, तो एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बेंड हो जाएगी लाइट, और ये लाइट हमको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यानी कि ये इसकी एक्चुअल पोजिशन है, और हमको एपरेंट पोजिशन थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। तो पहली बात तो ये है कि जो है, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम दी एक्चुअल पोजीशन। एक तो हमको इसकी पोजीशन जो है वो एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देती है। अगर हम जो है हॉरिजन की तरफ देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टार्स थोड़े से एक्चुअल पोजीशन से हायर दिखाई देते हैं हमको। अब ट्विंकलिंग क्यों होती है? ट्विंकलिंग को कैसे समझेंगे हम? द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, वो जो है लगातार चेंज होता रहता है। चेंज होने से क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लगातार चेंज हो रहा है। और स्टार क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, वेरी डिस्टेंट, तो हमको उनका साइज जो है पॉइंट की तरह दिखाई देता है, पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट। तो जब ये स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज होने से क्या होगा, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स, उसकी एपरेंट पोजीशन भी लगातार चेंज होगी, और लगातार चेंज होगी तो द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आवर आईज ऑल्सो चेंजेस। इट मीन्स स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम्स इट अपीयर्स फेंटर। कभी हमको तेज दिखाई देता है ब्राइट, और कभी हमको फेंट दिखाई देता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट, यानी कि उसकी लाइट जो है कम ज़्यादा होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। ये लगातार चेंज होने की वजह से जो रेज की डायरेक्शन है लगातार चेंज हो रही है, तो हमको ये ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हो गई स्टार्स की बात। व्हाट अबाउट प्लैनेट्स? व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट्स हमको ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं अर्थ से, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं स्टार्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा पास होते हैं, एंड दे आर सीन एज एन एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ये जो है पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई नहीं देते, ये हमको थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। बड़े दिखाई देते हैं, इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसा दिखाई देता है हमको। तो जो उनसे लाइट आ रही है वो भी लगातार जो है चेंज हो रही है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किसी पॉइंट की लाइट जो है ब्राइट हो रही है, किसी की कम हो रही है, तो इस तरह से कुल मिला के उनका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। हमको एवरेज जो है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है वो, तो एंड देयरफॉर देयर ट्विंकल इफेक्ट इज नलीफाइड। तो क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। Question number 9.3. A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeters. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeters.
मीन्स ऐसे एक वाटर टैंक है, इसमें जो है वाटर है, वाटर की जो रियल डेप्थ है H2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बॉटम पे एक नीडल रखी हुई है, वो कहाँ दिखाई देती है हमको, इज टू बी 9.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो डेप्थ है यहाँ पर दिखाई देती है। ये नीडल की पोजीशन O जो है वो O' पे इमेज दिखाई देती है। इसकी जो एपरेंट डेप्थ है दैट इज 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम वाटर का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन apparent depth that is equal to 12.5 centimeter upon 9.4 centimeter. डिवाइड कर देंगे, we will get 1.33. सेकेंड पार्ट है इसका, if the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to same height, then by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अब इसी टैंक में हमने वाटर की जगह, अभी तो वाटर था यहाँ पे, अब मैं वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड डाल दिया है और उतनी ही हाइट तक डाला है, यानी कि उसकी जो रियल डेप्थ है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। तो अब जो नीडल है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? मान लीजिए इस पॉइंट पे बन रही है, इसको हमने H1 मान लिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर that is equal to H2 upon H1 real depth upon apparent depth। और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.63। रियल डेप्थ उतनी ही है 12.5 सेंटीमीटर। तो हम apparent डेप्थ निकाल सकते हैं। तो apparent डेप्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63। इसको डिवाइड करेंगे, we will get 7.7 सेंटीमीटर। ये जो डेप्थ है ये वाली, ये आएगी 7.7 सेंटीमीटर। पहले थी ये 9.4 सेंटीमीटर, अब आइए 7.7 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? एंड इस शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप हमें कितना करना पड़ेगा? पहले 9.5 पे फोकस, 9.4 पे फोकस था, अब हमें 7.7 पे फोकस करना है। तो इसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि माइक्रोस्कोप को हमें 1.7 ऊपर की तरफ खिसकाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9.4। इसमें दो फिगर्स में हम देख रहे हैं कि पहली फिगर में, ए फिगर में एयर से ग्लास में जा रही है एक रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन गिवन है। दूसरी फिगर में एयर से वाटर में जा रही है, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन गिवन है। थर्ड केस में वाटर से ग्लास में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, रिफ्रैक्शन हमको गिवन नहीं है। हमको यही निकालना है, प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम फिगर ए। फिगर ए से हम क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना होगा? sin 60 अपॉन sin 35। तो इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। sin 60 की वैल्यू मालूम है हमको, √3/2। sin 35 की वैल्यू टेबल से देख लेंगे, तो वी विल गेट 1.51। दूसरी जो फिगर है फ्रॉम फिगर बी, हम इससे क्या निकाल सकते हैं? एयर से वाटर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 47। इसमें भी हम टेबल से साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट 1.32। थर्ड केस में जो रे जा रही है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हमको क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो हम इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट मीन्स 1.51 अपॉन 1.32 डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 1.14। अब इसको हम यूज कर सकते हैं थर्ड फिगर के लिए। थर्ड फिगर के अकॉर्डिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 45 और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज r, और ये हमने निकाल लिया है कितना? 1.14। तो इससे अगर हम निकालेंगे, वी विल गेट साइन r दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 की वैल्यू हम टेबल से देख के लिख लेंगे।
तो फिर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी आती है हमारे पास 38 डिग्री। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 38 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।